हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। पिछले 2 लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन सोसाइटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और इस ऑर्डर में हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी एज अ फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, हमने उसके कुछ डायमेंशंस पे बात की। सबसे पहले लेक्चर में हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी की मीनिंग को समझा, उसके इम्पोर्टेंस को समझा और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने उसको वेरीफाई करने की कोशिश की। और फिर हमने बात की कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं किसी नेशन को, किसी कंट्री को डाइवर्स बनाने में, किसी सोसाइटी को डाइवर्स बनाने में, वह डाइवर्सिटी लाने के लिए। और हमने उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था और हमने बात की थी कि अपने आने वाले लेक्चर्स में हम उन फैक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये फैक्टर्स किसी सोसाइटी को डाइवर्स बनाते हैं, किसी सोसाइटी को में यूनिटी इन डाइवर्सिटी को इस्टेब्लिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा कि अपने पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कई सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर हमने उसमें रिलीजियस फैक्टर के बारे में हमने बात की थी कि हमने देखा कि कैसे इंडिया एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है, जहां पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट और जैन, कई सारे, लगभग सभी रिलीजन के लोग रहते हैं और इसीलिए इसको लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड फिलॉसफी कहा जाता है। और फिर हमने देखा कि कैसे विद इन रिलीजन डाइवर्सिटी भी है और हमने उसके एक पूरे इवोल्यूशन को समझा, इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट को लेते हुए भी, कि कैसे ये रिलीजियस डाइवर्सिटी इनबिल्ट हुई इंडियन सोसाइटी में। और आज हम देखते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा डाइवर्स नेशन है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन्स। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में ये बात समझने की कोशिश की और फिर हमने देखा कि उसके कुछ प्रोज हैं तो कुछ कॉन्स भी हैं, और कम्युनलिज्म और कम्युनल वायलेंस जैसी बातें जो हमें अक्सर देखने को मिलती हैं इन्हीं रिलीजियस फैक्टर की वजह से, अगर हम इनको एक्सट्रीम पे ले जाके एलोबरेट करते हैं तो। और फिर हमने देखा कि कैसे इन प्रोज और कॉन्स के बीच में एक संतुलन लाने के लिए, एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने हमें एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसकी वजह से आज हम ये बैलेंस बनाने में कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो ज्योग्राफिकल फैक्टर कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं किसी सोसाइटी में, किसी कंट्री में, किसी नेशन में डाइवर्सिटी को इनबिल्ड करने के लिए। आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी होती क्या है। तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी मीन व्हाट, कि डिफरेंसेस इन ज्योग्राफी। अगर किसी सोसाइटी में, किसी कंट्री में, किसी नेशन में अगर उसकी ज्योग्राफी में हमें डिफरेंस दिखाई देता है, अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स हमें दिखाई देते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी होती है। तो जब किसी सोसाइटी में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी होगी तो उसके क्या इंपैक्ट्स होंगे, सबसे पहले वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर डाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि कैसे इंडियन ज्योग्राफी में डाइवर्सिटी है और वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी को और कैसे मोर डाइवर्स सोसाइटी बनाती है वो इंडियन सोसाइटी को। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाई ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर अ सोसाइटी। क्यों जरूरी है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी किसी सोसाइटी के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ज्योग्राफी डिसाइड्स वे ऑफ लाइफ इन एनी सोसाइटी। स्टेटमेंट ये है कि ज्योग्राफी डिसाइड्स वे ऑफ लाइफ इन एनी सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी में जो
वहां की ज्योग्राफी होती है, वहां के वे ऑफ लाइफ को डिसाइड करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब अपने इस स्टेटमेंट को हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, इसके लिए हम कई सारे लॉजिक्स देंगे और इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग ये लिख लीजिएगा, पीपीटी में नहीं आ पाया है तो ये पॉइंट वाइज आप इस चीज को लिख लीजिएगा कि इंडियन सोसाइटी में जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, इसको देखने से पहले हम थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में जाएंगे कि ओवरऑल व्हाई ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी, और ये कैसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है डाइवर्सिटी के लिए। तो उसमें सबसे पहली बात हमने कही कि ज्योग्राफी डिसाइड्स वे ऑफ लाइफ। ज्योग्राफी जो है वे ऑफ लाइफ डिसाइड करती है, और इस बात को समझने के क्रम में हम सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। हम देखते हैं, जैसे यहीं से शुरू करते हैं जो हमने पिछला पॉइंट पढ़ा था रिलीजियस डाइवर्सिटी के बारे में। इंडिया में जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, और कहीं ना कहीं उसका लिंकेज हम ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी से इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कि अगर हम ओरिजिन ऑफ रिलीजन्स पे थोड़ा सा ध्यान दें, और एग्जाम्पल के लिए अगर हम ओरिजिन ऑफ इस्लाम और ओरिजिन ऑफ हिंदुइज्म की बात करें, तो हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे कि ओरिजिन ऑफ रिलीजन कैसे ज्योग्राफी से कनेक्ट करता है, और इन दोनों रिलीजन्स की ओरिजिन लैंड को हम थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि जो इस्लाम रिलीजन है उसकी ओरिजिन कहाँ पे हुई है, मिडिल ईस्ट में हुई है। मिडिल ईस्ट में हम देखते हैं कि वहां पे एक जैसी ज्योग्राफी हमें दिखाई देती है। ज्यादातर हमें हॉट डेजर्ट्स दिखाई देते हैं, ड्राई वेदर होता है, गर्मी पड़ती है लगभग टाइम पे, रेनफॉल बहुत ही मिनिमम है। तो जब रेनफॉल बहुत ही मिनिमम होगा तो फिर वहां पे फॉरेस्ट कवर भी बहुत कम होगा, वेजिटेशन ड्राई क्लाइमेट वाले होंगे, कुछ फंस होंगे, वैसी नागफनी जिन्हें हम बोलते हैं उस टाइप का वेजिटेशन होगा, और फिर फूड हैबिट्स भी उसी हिसाब से डेवलप होंगी। फूड हैबिट्स में भी हमारे पास वेजिटेरियन के ज्यादा ऑप्शन नहीं रहेंगे, हमें नॉनवेज अडॉप्ट करना ही होगा, और उसी हिसाब से फूड हैबिट डेवलप होगी। तो हमने देखा कि जहां पे ज्योग्राफी एक डायमेंशन में चल रही है, एक जैसा हमको ज्योग्राफी लगभग टाइम पे हमें देखने को मिल रही है कि वहां पे हॉट डेजर्ट है, रेनफॉल बहुत कम है, वेजिटेशन लिमिटेड है, फॉरेस्ट नहीं है, तो हमें कैसे अपनी फूड हैबिट्स को पे वो कैसे इंपैक्ट डालता है, ऐसी जगह पे इस्लाम की ओरिजिन हुई। तो हमें उस रिलीजन में ज्योग्राफी के कुछ ना कुछ फीचर देखने को कैसे मिलते हैं, उसको हम बेसिकली कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इस्लाम जो है एक ईश्वर को बात को मानता है, मोनोथीस्ट की बात करता है कि ईश्वर एक है, जो कि इस्लाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। वो कैसे आया, कहीं ना कहीं जो उसकी एक जैसी ज्योग्राफी है उसने जो इस फीचर को डोमिनेट करने में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब जो इस्लाम की प्रैक्टिसेस हैं उस पर हम ध्यान देते हैं कि जब कोई मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है हमारे घर में, अगर कोई इस्लाम से रिलेटेड है तो हम क्या करते हैं, उसको लेके जाते हैं और इस्लाम में जो है शव को जलाया नहीं जाता है, उसको जमीन के अंदर दफनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे वेजिटेशन नहीं है, पेड़ ही नहीं है, तो आप कैसे उनको जलाएंगे। और इसी तरह से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि जिन जिन रीजन्स में, एक जनरल बात कर रहा हूं, कहीं पे कोई एक्सेप्शन है तो उसकी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन अक्सर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जहां पे वेजिटेशन कम है वहां पे लोग शवों को दफनाते हैं। तो ज्योग्राफी ने इसको डिसाइड किया। फूड हैबिट, वेजिटेशन ज्यादा नहीं है तो नॉन वेजिटेरियन वो प्रैक्टिस करते हैं। वहीं आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने की कोशिश करेंगे
इंडिया के इंडिया में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे तो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। बारिश हो जाती है काम भर की और अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। रिवर्स हैं कई सारी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे चूंकि वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है तो यहाँ के लोग कैसे हैं, वेजिटेरियन हैं और उसको प्रमोट भी करते हैं। और यहाँ के जो जैनिज्म और बुद्धिज्म ने तो वायलेंस अगेंस्ट एनिमल उसको कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, वहीं इस्लाम में वो बुरी बात नहीं है। क्योंकि आपको सरवाइव करना है तो आपको अपने फूड हैबिट में नॉन वेज को शामिल करना पड़ेगा अगर आप वहां पे सरवाइव करना चाहते हैं तो, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। लेकिन इंडिया में हम देखते हैं कि ऑप्शंस हैं, तो हमने कहा कि भाई हम क्यों एनिमल्स को मारें, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है। तो एग्रीकल्चर को हमें सपोर्ट करने के लिए, उसको और ज्यादा स्प्रेड करने के लिए हमें एनिमल्स की जरूरत पड़ती है। जब हमारे पास बहुत ही टेक्नोलॉजी नहीं थी, मशीनीकरण नहीं हुआ था एग्रीकल्चर का, तब हमारे पास ट्रैक्टर्स नहीं थे, तो हम एनिमल्स की हेल्प लिया करते थे। तो हमने वेजिटेरियन को अडॉप्ट किया। हमारे यहाँ किसी की डेथ होती है तो उसको हम ले जाके, उसका फ्यूनरल होता है, उसको उस शव को जलाया जाता है, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में लकड़ी है, वुड है। और अगर हम शवों को दफनाने लगेंगे तो जो लैंड, हमारी फर्टाइल लैंड है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, वो खराब होगी। लेकिन वहीं मिडिल ईस्ट में ऐसा नहीं था, उस जमीन की एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, तो उन्होंने उसको दफनाना उचित समझा। उनके पास वेजिटेशन नहीं था। और भी कई सारे पॉइंट्स हम ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें, जितना जितना हम सोच पाए। तो हमने बात शुरू की थी कि वाई ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी। तो उसमें हमने पहला पॉइंट ये उठाया था कि ज्योग्राफी जो होती है वो डिसाइड करती है वे ऑफ लाइफ, और उसको हमने एक एग्जांपल लिया, ओरिजिन ऑफ रिलीजन। और उसमें भी हमने बेसिकली इस्लाम और हिंदुइज्म के ओरिजिन को ज्योग्राफी से जोड़ के देखने की कोशिश की, और हमने पाया कि कैसे ज्योग्राफी डीप रूटेड है रिलीजन को लेकर। और हमने पिछले अपने डिस्कशन में ये डिस्कस किया था कि इंडिया क्यों बहुत रिलीजियस डाइवर्सिटी यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी बहुत डाइवर्स है, इसलिए यहाँ पे रिलीजन भी कई डाइवर्स रिलीजियस ग्रुप्स यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा, और क्यों ज्योग्राफी वे ऑफ लाइफ डिसाइड करती है, तो कई सारे स्कॉलर्स जो है वो फिलॉसफी ऑफ डिटर्मिनिज्म में बिलीव करते हैं। कई सारे ज्योग्राफर्स हुए जिन्होंने डिटर्मिनिज्म, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। अब ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है, इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। डिटर्मिनिज्म को हिंदी में कहते हैं निश्चयवाद। अगर हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो हमें बाउंड करे किसी पर्टिकुलर एक वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है। अगर नेचर हमको बाउंड करती है किसी एक पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करने के लिए, तो यही इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है। जैसे कि आप कोल्ड रीजन्स में हैं तो आपको गर्म कपड़े पहनने ही पड़ेंगे, वहां पे कॉटन इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, वहां पे वूलन इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि ठंडी पड़ती है पूरे साल। तो नेचर ने कहीं ना कहीं हमको फोर्स किया उस तरह से बिहेव करने के लिए। और हमने अभी थोड़ी देर पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझा था रिलीजन के एग्जांपल को लेके। तो कहीं ना कहीं नेचुरल फोर्स हमें कर रही है उस वे ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो डिटर्मिनिज्म की फिलॉसफी यही कहती है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दे आर स्लेव ऑफ नेचर, वो प्रकृति के गुलाम हैं। प्रकृति जैसा चाहती है उनसे वैसा करवाती है, वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। दे आर जस्ट लाइक अदर क्रिएचर्स। तो डिटर्मिनिज्म की फिलॉसफी को मानने वाले स्कॉलर्स ने माना कि ज्योग्राफी, और फिर उसमें कई सारे एग्जांपल्स
देखने को मिलते हैं कि ऐसी ज्योग्राफी में रहने वाले लोग ऐसे बिहेव करेंगे, उनके बिहेवियर को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मैं उसमें बहुत ज़्यादा जाऊँगा नहीं, चूँकि ज्योग्राफी में वो स्पेशल वो टॉपिक पढ़ाया जाता है। बस मेरा मतलब ये है कि हम थोड़ा-सा समझें इस बात को कि कैसे ज्योग्राफी ने ह्यूमन बीइंग्स को बाउंड किया है किसी पर्टिकुलर एक तरीके से रहने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनिज्म इसमें कुछ खास बात नहीं है। नेचर जैसा चाहती है हमसे वैसा कराती है। कई स्कॉलर्स ने तो कह दिया कि मनुष्य कुछ नहीं है, बस नेचर की एक धूल का कण है, वो जैसे चाहती है, जैसे वो ह्यूमन बीइंग्स वैसा करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल कलेक्ट किए कि यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ के लोग ऐसे हैं, और वो सब के पीछे उन्होंने यही लॉजिक देने की कोशिश की सारे डिटर्मिनिज्म फिलॉसफी को मानने वाले लोगों ने, कि वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ का टेरेन ही डिसाइड कर रहा है कि वहाँ का आदमी कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो कौन सा रिलीजन का होगा, उसकी फूड हैबिट्स क्या होगी, वो कपड़े कैसे पहनेगा, उसका कल्चर कैसा होगा, वो फेस्टिवल कैसे मनाएगा। हम देखते हैं हमारे यहाँ के जो लगभग फेस्टिवल है वो कहीं ना कहीं जो है वेदर से जुड़े हुए हैं, ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने इस चीज को प्रूव करने की कोशिश की। उसके बाद हमें सोसाइटी में भी दिखता है कि कैसे ज्योग्राफी जो है सोसाइटी को इफेक्ट करती है। सेटलमेंट पैटर्न्स देख ले कि रूरल इलाकों में सेटलमेंट का क्या पैटर्न है, अर्बन इलाकों में सेटलमेंट का क्या पैटर्न है। Here are some results. सॉरी, तो ये चीज हमें देखने को मिलता है। सोसाइटी को इनबिल्ड करने के लिए ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वहां के पॉपुलेशन पैटर्न को डिसाइड करने के लिए ज्योग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे इंडिया की जो क्लाइमेट है वो हॉट क्लाइमेट है, और कई जगहों पे हमें कोल्ड क्लाइमेट यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारे कपड़े से लेके सारी जो हैबिट्स हैं, जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, वो हॉट क्लाइमेट के हिसाब से हैं, और वहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं वो वहाँ के हिसाब से हैं। उसके बाद हम देखते हैं किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे ज्योग्राफी से डिसाइड होता है। इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो आर्टिकल 1 हमारा कहता है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। कुछ स्टेट्स का यूनियन होगा, अलग अलग स्टेट्स में हमने डिवाइड किया, और यहाँ पे एक हम फेडरल स्ट्रक्चर चलाते हैं। कि फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, मोटा मोटा आप लोग पॉलिटी में इसको और अच्छे से समझेंगे, बट थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि फेडरल स्ट्रक्चर में जो इंडिया का अपना एक अलग तरीके का फेडरल स्ट्रक्चर है, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है, और साथ साथ स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स को भी पावर दी गई है। उनको अपने स्टेट को कैसे चलाना है वो डिसाइड करेंगे। कुछ स्पेशल पावर्स जो कंट्री को यूनाइट रखने के लिए जरूरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हैं। बाकी डेवलपमेंट रिलेटेड जितनी भी पावर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई हैं। तो ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर हमें क्यों बनाना पड़ा, इसीलिए बनाना पड़ा क्योंकि इंडिया का ज्योग्राफी बहुत डाइवर्स है, और इतनी डाइवर्स ज्योग्राफी कोई एक आदमी नहीं चला सकता है। दिल्ली से बैठ के कोई एक आदमी पूरी कंट्री को रन नहीं कर सकता है। उसको रन करने के लिए वहाँ के लोकल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जो वहाँ की ज्योग्राफी को समझते हैं, जो वहाँ के फेस्टिवल्स को समझते हो, जो वहाँ की सोसाइटी को समझते हो, जो वहाँ के कल्चर को समझते हो। तो इसलिए हमने अलग अलग स्टेट्स में इंडिया को डिवाइड किया, और वहाँ पे रूल करने के लिए हमने अलग अलग स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर्स बनाए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बना। वहीं हम यूके में जाते हैं या यूरोपियंस को देखते हैं तो उनके यहाँ एक गवर्नमेंट है, वही इंपॉर्टेंट है, वही चला रहा, क्योंकि ज्योग्राफी एक जैसी है। तो स्टेट्स को उतने ज्यादा राइट नहीं दिए गए हैं, लेकिन इंडिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ज्योग्राफी अलग अलग है, हर रीजन की अपनी प्रॉब्लम्स हैं।
और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर सोल्यूशन ही चाहिए, उस रीजन के हिसाब से सोल्यूशन चाहिए। तो अगर हमें पूरे देश का डेवलपमेंट करना है तो हमें इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को अपनाना पड़ेगा, और हमने वही किया। और आज हम देखते हैं कि इंडिया 28 स्टेट्स हैं यहाँ पे, और फिर कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं, और वहाँ पे अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंटेड हैं, और वो अपने रीजन की डिमांड के हिसाब से डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि कैसे ज्योग्राफी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी डिसाइड कर रही है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी डिसाइड कर रही है। फिर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, जहां पे वेजिटेशन बहुत ज्यादा है वहां पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होगी। भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एग्रीकल्चर यहाँ का की आत्मा है। और जब भी हम कभी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम हमेशा यही बात करते हैं कि जब तक इंडिया में एग्रीकल्चर को प्रमोट नहीं किया जाएगा, इंडिया का डेवलपमेंट बहुत आसान होने वाला नहीं है। केवल इंडस्ट्री के दम पे हम इंडिया को डेवलप्ड कंट्रीज की लाइन में नहीं खड़ा कर सकते। यहाँ के एग्रीकल्चर को हमें जरूर सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी वैसी है। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, एमएसएमईज में अच्छा कर सकते हैं, जो छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उसमें अच्छा कर सकते हैं, जो यहाँ की पॉसिबिलिटीज हैं। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी वैसी है। और कई सारी कंट्रीज में हम देखते हैं कि वहां पे जहाँ पे जैसे हमने मिडिल ईस्ट की ही बात की थी, तो वहां पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, चूंकि वेजिटेशन नहीं है वहां पे पेट्रोलियम, तो वहां की इकोनॉमी जो है पेट्रोलियम बेस्ड इकोनॉमी है। तेल के कुएं पाए जाते हैं, तेल को इंपोर्ट करके रिफाइनरीज लगा के जो है वो अपने डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, मेडिटेरियन क्लाइमेट में चले जाएंगे तो वहां पे एल्कोहल इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहां पे साइट्रस फ्रूट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो उन फ्रूट्स पे बेस्ड जो भी इंडस्ट्रीज होंगी उनको प्रमोट किया जाएगा, वहां की इकोनॉमी उस पे बेस्ड होगी। जहां पे हिली रीजन्स हैं वहां पे हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, तो वहां की जो इकोनॉमी होगी वो टूरिज्म पे बेस्ड होगी। कई सारे कंट्रीज हम देखते हैं उनका, स्विट्जरलैंड जैसे एग्जांपल लो, बहुत टूरिज्म है। क्यों? धरती का स्वर्ग कहा जाता है, हेवन ऑफ द अर्थ, क्योंकि वहां पे स्नो फॉल और इन कई बहुत खूबसूरत देश है। तो वहां पे पॉलिसी ऐसी आई कि भाई टूरिज्म को प्रमोट करो, वहां की इकोनॉमी टूरिज्म, क्योंकि ज्योग्राफी आप खुद नहीं बना सकते ना, खुद से बनती है। तो जहां की ज्योग्राफी जैसी है उसी हिसाब से वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हैं। मीट इंडस्ट्रीज वहां पे रन कर रही है जहां पे वेजिटेशन ज्यादा नहीं है, तो वहां पे मीट इंडस्ट्रीज आ गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ज्योग्राफी कैसे कल्चरल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को कैसे अफेक्ट कर रही है। फिर हम देखते हैं कि ज्योग्राफी कहीं ना कहीं वहां के कल्चर को भी रिप्रेजेंट करती है, कल्चर को भी डाइवर्स बनाती है। सबसे अच्छा एग्जांपल इंडिया ले लीजिए, कई सारे फेस्टिवल अलग अलग टाइम पे, होली, दिवाली, ईद, ओणम, कई सारे फेस्टिवल्स अलग अलग जगहों पे, लोहड़ी अलग अलग टाइम पे, और सब कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से बहुत डीप रूटेड है। वहां के रिचुअल्स जो भी हैं उनको भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी जो है उन पे इम्पैक्ट डालती है। तो हमने स्टार्ट किया था कि व्हाई ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर अ सोसाइटी, और वो कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी को इस्टेब्लिश करती है, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो इसको आप लोग थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा, पीपीटी में ये मिस हो गया लास्ट टाइम पे। तो इसमें सिर्फ आपको सबसे पहले ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का मीनिंग लिखना है कि डिफरेंसेस इन, अगर ज्योग्राफी है तो वहां पे वही ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, जितना डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी पाई जाएगी। फिर उसके बाद एक जो मेन हेडिंग होगी वो ये होगी कि व्हाई ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी। और इस में हम सबसे पहले ये बोलेंगे कि ज्योग्राफी डिसाइड्स वे ऑफ लाइफ, और उसमें हम वो
ओरिजिन ऑफ रिलीजन्स का एग्जांपल देंगे, फिर उसके अलग अलग एंगल्स को हम समझने की कोशिश करेंगे कि सोसाइटी पे ज्योग्राफी का क्या इम्पैक्ट है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट है, कल्चरल स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट है, और उसमें जो भी बातें हमने डिस्कस की उसको उसमें हम इंक्लूड कर लेंगे। फिलॉसफी ऑफ डिटर्मिनिज्म को भी थोड़ा सा कर सकते हैं कि नेचर जो है ह्यूमन बींग्स को बाउंड करती है किसी पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न को फॉलो करने के लिए। तो ये पॉइंट है। अब उसके बाद उसको हम थोड़ा सा इंडिया के कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, इंडिया की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है या नहीं है। तो देखते हैं कि इंडिया में एक वास्ट डाइवर्सिटी है। उसके फिजिकल फीचर से हम देखेंगे कि कैसे इंडिया में ड्राई डेजर्ट भी पाया जाता है, कोल्ड डेजर्ट भी पाया जाता है। आप राजस्थान चले जाइए, आपको हॉट डेजर्ट्स मिलेंगे, और आप जम्मू कश्मीर लद्दाख चले जाइए, आपको कोल्ड डेजर्ट्स मिलेंगे। डेजर्ट डेजर्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली? डेजर्ट मीन्स कि जहां पे वेदर हमेशा ड्राई रहे, जहां पे बारिश ना हो, हवा में मॉइस्चर ना रहे पूरे साल, और जो बारिश हो वो बिलो 50 मिलीमीटर हो, तो वो डेजर्ट होता है। डेजर्ट में भी दो तरीके के डेजर्ट होते हैं, एक हॉट डेजर्ट जैसा हमारा ये थार का डेजर्ट है राजस्थान और उसके रीजन में पाया जाने वाला, और कोल्ड डेजर्ट जो लद्दाख में पाया जाता है। तो डेजर्ट का मतलब केवल हॉट डेजर्ट से मत लगाइएगा, दो टाइप का डेजर्ट, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। तो हम देखते हैं यहाँ पे ड्राई डेजर्ट्स मिलते हैं हमें इंडिया में, जहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती, बहुत कम होती है, या ये कह सकते हैं। उसमें भी जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल हमने लिया और राजस्थान का लिया। और एक जगह तो ऐसी है जहां बारिश बिल्कुल कम होती है, और कुछ जगह ऐसी है जहां बहुत सारी बारिश होती है। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वेस्टर्न घाट पे आ जाइए, बहुत सारी बारिश होती है। जब बहुत सारी बारिश होगी, रेनफॉल बहुत ज्यादा होगा, तो क्या होगा? एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें दिखाई पड़ेंगे, स्नोई हिमालयस दिखाई पड़ते हैं, गंगा यमुना के प्लेन्स दिखाई पड़ते हैं, मैदान जहां खूब एग्रीकल्चर होती है, और हिल स्टेशन भी दिखाई देंगे। उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, पूरा नॉर्थ ईस्ट हिमालयी रीजन है, माउंटेन का रीजन है। माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं। और जो पेनिनसुलर इंडिया है हमारा, जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, वहाँ की डाइवर्सिटी बिल्कुल अलग, वहाँ का ज्योग्राफी अलग है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। गुजरात और से लेके वहाँ त्रिपुरा तक 8 स्टेट से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो उसके नीचे का जो रीजन है उसका ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग हैं, ऊपर की ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग हैं। तो इस वजह से इतनी ज्यादा फिजिकल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, और उसी हिसाब से जितना अभी हमने पीछे बात की कि सोसाइटी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी, इसलिए इतनी डाइवर्सिटी पाई, सॉरी, ओके। फिर बायोडाइवर्सिटी इंडिया में इसी वजह से बहुत है, बहुत ज्यादा मेगा डाइवर्स कंट्रीज में आता है। 8% ऑफ टोटल स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड इज फाउंड इन इंडिया। इसमें जो एनिमल स्पीसीज हैं वो अलग हैं, और जो वेजिटेशन से रिलेटेड स्पीसीज हैं वो अलग हैं। एक यूनिक इकोसिस्टम इंडिया में पाया जाता है, रेयर हब्स पाई जाती हैं जो मेडिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड्स हमें देखने को मिलती हैं, वाइल्ड लाइफ देखने को मिलता है, वेजिटेशन देखने को मिलता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग वेजिटेशन हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के जैसे अंडमान निकोबार, वेस्टर्न घाट। फिर उसके बाद डिसिडुअस फॉरेस्ट भी हमें देखने को मिलेंगे, डेजर्ट रिलेटेड वेजिटेशन भी हमें देखने को मिलेगा, जो माउंटेन्स पे वेजिटेशन पाया जाता है वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो एक यूनिक ज्योग्राफिकल डेमोग्राफी हमें दिखाई देती है इंडिया में, और पिलग्रिम्स और साइंस भी हमें कंट्री में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं उनकी ज्योग्राफी के हिसाब से ही। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट
in a society in order to establish unity in diversity. अभी हम सिर्फ डाइवर्सिटी को प्रमोट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे, जब हम ये सारे फैक्टर्स पढ़ लेंगे तो हम कंक्लूड करेंगे कि यही जो फैक्टर्स डाइवर्सिटी क्रिएट कर रहे हैं ये कैसे यूनिटी भी क्रिएट कर रहे हैं। ये चीज हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। तो अभी हमारा फोकस सिर्फ ये है डाइवर्सिटी को समझने पे कि इंडिया कितना डाइवर्स नेशन है। जब एक बार ये फैक्ट हम इस्टेब्लिश कर लेंगे कि इंडिया एक बहुत डाइवर्स नेशन है और वो कैसे उसकी रिलीजियस डाइवर्सिटी है, कैसे उसकी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, कैसे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, कैसे कल्चरल डाइवर्सिटी है, सोशल डाइवर्सिटी उसकी कैसी है, अलग अलग कास्ट पाई जाती हैं, फैमिली सिस्टम जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये है। उसके बाद हम उनके यूनिटी के फैक्टर्स पे बात करेंगे कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी कैसे हमें इंडिया में एक अलग सी यूनिटी दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं यही रीजन है, इतनी डाइवर्सिटी के बाद जो ये यूनिटी इंडिया में स्टैब्लिश होती है, इसी की वजह से इंडिया एक जो है लॉन्ग लास्टिंग सिविलाइजेशन बन के उभरी है। 5000 साल पहले की सिविलाइजेशन आज भी चल रही है। उसकी जो 5000 साल पहले हमारे फोर फादर्स करते थे, हमारे फोर फादर्स या हमारे जो पूर्वज जो रिचुअल्स करते थे, आज वो यहाँ पे कंटिन्यू है। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन से अभी तक हम आएंगे, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी लोग पेड़ों की पूजा करते थे, वो भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से रिलेटेड है। वो मैंने रिलीजन वाले सेक्शन में आपको बताया था अभी इस डिस्कशन के स्टार्टिंग में ही। और आज भी हम पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाने जाते हैं। तो 5000 साल पहले की प्रैक्टिसेस आज तक कंटिन्यू है। तो उसके पीछे क्या रीजन है? और ये एक इकलौती ऐसी सिविलाइजेशन है जो अभी तक जिंदा है। और कई सारे मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, मिस्र की सिविलाइजेशन, सारी सिविलाइजेशन नष्ट हो गई हैं, डिस्ट्रॉय हो गई हैं। लेकिन ये डिस्ट्रॉय होके भी आज इसके जो कोर वैल्यूज हैं, जो इसके फंडामेंटल्स हैं, आज भी वो जिंदा हैं। क्यों जिंदा हैं? तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि यहाँ की डाइवर्सिटी है, यहाँ की सोसाइटी में। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में हमने ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को समझने की कोशिश की, और अगले लेक्चर्स में हम जो और अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी के फैक्टर्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और लिंग्विस्टिक फैक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये हम अगले लेक्चर्स में समझने की कोशिश करेंगे। आज हमने ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात की और हमने सबसे पहले देखा कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है क्या, क्यों ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, उसके अलग अलग सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स को हमने समझने की कोशिश की। फिर इंडिया के टर्म में हमने देखा कि कैसे इंडिया के टर्म में जो ये फिजिकल फीचर्स हैं, कैसे इंडिया की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करती है। फिर हमने इन्वायरमेंट के में देखा कि इतनी बायोडाइवर्सिटी जो इंडिया मेगा डाइवर्स कंट्री है वो क्यों है, वो अपनी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से।